तो पेपर पर तो ये बॉटम ऑफ द टेबल क्लैश है, लेकिन असलियत में अगर आप देखें ना तो दोनों टीमों की स्थिति इससे जुदा नहीं हो सकती। हम बात करें सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच जो मुकाबला खेला जाएगा, 7 और 8 है पॉइंट्स टेबल पर, लेकिन जहां एसआरएच प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है, अगर आप देखें राजस्थान रॉयल इस वक्त बनी हुई है, एक दो अगर अच्छे नतीजे आते हैं तो वो बरकरार टॉप 4 में पहुंच सकते हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं ईएसपीएन क्विक इन्फो T20 टाइम आउट। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए, इस मैच के विश्लेषण करने के लिए मौजूद हैं दीप दासगुप्ता। दीप, सबसे पहले हम बात करें बिग इनिंग्स को तरसते इस वक्त वार्नर और विलियमसन। पहले वार्नर का देख लेते हैं। लोएस्ट एवरेज अगर पूरे उनके आईपीएल करियर में देखें, टॉप 5 जो सीजन रहे हैं, तो 2021 सेकेंड वर्स्ट सीजन उनके लिए रहा है। सिर्फ 24 की उनकी एवरेज है। ज्यादा हम इस खिलाड़ी के साथ इस तरह की एवरेज को एसोसिएट नहीं करते। वहां विलियमसन को जैसे देख रहे हैं, इस सीजन के पहले 3 मैचेस बहुत अच्छे रहे थे, 108 रन उन्होंने बनाए, लेकिन जो आखिरी जो 3 मैचेस वो खेले हैं उसमें सिर्फ 39 रन वो बना चुके हैं। 13 की उनकी एवरेज है। विलियमसन तो कप्तान है और इतना लंबा आउट ऑफ फॉर्म रहे भी नहीं है, तो लगता है उनका तो टीम में बरकरार रहना जरूरी है। लेकिन क्या आप टेम्प्टेड होंगे दीप जेसन रॉय के बारे में सोचने के लिए अभी? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए वार्नर का मैं इंटरनेशनल रिकॉर्ड देख रहा था 2020 से। तो ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका जो औसत है तीनों फॉर्मेट में 40 के ऊपर है, रन बनाते हुए आए ऑस्ट्रेलिया के लिए। लेकिन एसआरएच के लिए वैसा हमने फॉर्म में नहीं देखा उनको। तो मे भी कुछ चीजें हो सकती हैं जो हमें नहीं दिख रही मैदान में। कुछ ऐसी चीजें जो शायद इफेक्ट कर रही है उनकी क्रिकेट को, उनके खेल को हैदराबाद के लिए। तो कहीं ना कहीं आप जरूर रुख करना चाहेंगे इस वक्त जेसन रॉय की तरफ, क्योंकि वो भी अच्छे लय में है। इंग्लिश समर जो था वहां पे व्हाइट बॉल क्रिकेट में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, रन बनाए, और एक अच्छे विकल्प है, बहुत अच्छे विकल्प है एक्चुअली। तो क्यों ना उनकी तरफ रुख किया जाए। तो वार्नर तो फॉर्म में नहीं है, लेकिन उस खिलाड़ी के बारे में बात करते हैं जो रेड हॉट फॉर्म में है इस वक्त। जेसन होल्डर की यहाँ पे बात हो रही है, और उनके अगर आप गेंदबाजी प्रदर्शन देखें तो पिछले 3 मुकाबलों में 2 बार वो 3 विकेट चटका चुके हैं। उसके अलावा अगर बल्लेबाजी भी देखें तो पूरी सनराइजर्स हैदराबाद टीम के इस सीजन हम स्ट्राइक रेट देख रहे हैं, वहां पर वो टॉप पर है, जॉइंट नंबर 1 जॉनी बेस्टो के साथ 142 उनका रेट है। हैरानी इस बात को लेकर होती है दीप कि इस वक्त T20 के शानदार खिलाड़ी ये नजर आ रहे हैं और वेस्ट इंडीज की T20 टीम में नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बहुत अच्छे लय में है होल्डर। और देखिए, एक तो रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं वेस्ट इंडीज के पास, खासकर इस फॉर्मेट के लिए, T20 फॉर्मेट के लिए। लेकिन फिर भी मुझे बहुत मेरे पसंदीदा खिलाड़ी में से एक है होल्डर, क्योंकि उनमें वो लीडरशिप क्वालिटी भी है, मेरे ख्याल से बहुत जरूरी हो जाता है वो किसी भी फॉर्मेट में। और वेस्ट इंडीज के कप्तान भी रह चुके हैं। और साथ में खासकर पिछले गेम में अगर जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की, देख के लग नहीं रहा था कि ये वही पिच है जहां पे सब लोगों ने स्ट्रगल किया है। तो कहीं ना कहीं वो उनकी जो काबिलियत है, बैटिंग काबिलियत, उसके ऊपर भी नजर डालती है वो परफॉर्मेंस। और इस वक्त तो मेरे ख्याल से 1 नंबर खिलाड़ी हैं राशिद के साथ होल्डर। क्योंकि आपने बात की पिछले मैच की, जहां वो इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, उनके इर्द गिर्द नजर नहीं आ रहा था कोई उनकी टीम का बल्लेबाज कुछ अच्छा प्रदर्शन करे। तो वही हमारा अगला पॉइंट भी है, इंडियन बैटर्स को लेनी पड़ेगी जिम्मेदारी जहां तक एसआरएच का सवाल है। 2 खिलाड़ियों के इस वक्त हम आंकड़े देख रहे हैं। केदार जाधव, जिनका 6 मैचेस में अगर आप औसत देखें सिर्फ 13 का है। मनीष पांडे का आप देखें तो औसत तो उनका बेहतर है, 37 का है, लेकिन फिर भी उस तरह की पारी नहीं खेल पा रहे जो टीम को जीत की कगार पर लेकर जाए। अब यहां पर भी हम इसके बारे में चर्चा भी कर रहे थे दीप की, प्लेऑफ रेस से तो बाहर हो चुकी है, अब एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। क्या मौका आ गया? कई अच्छे युवा खिलाड़ी हैं, एक्साइटिंग। प्रियम गर्ग बैठे हुए हैं, विराट सिंह बैठे हैं, अभिषेक शर्मा बैठे हैं। आप करेंगे कुछ एक्सपेरिमेंट? देखिए, अब तो मेरे ख्याल से आगे की तरफ देखना जरूरी सा हो गया है हैदराबाद के लिए, क्योंकि अब ठीक है अगले साल बड़ा ऑक्शन है, लेकिन कम से कम पता तो लगे कि जो जो हैं यंगस्टर्स वो किस लय में हैं, वो क्या इस लेवल के लिए तैयार हैं नहीं हैं। और देखिए, ये मसला हैदराबाद के साथ रहा है पिछले 4-5 सालों से। मिडिल ऑर्डर काफी चीजें ट्राई की, इस साल केदार आए, इसके पहले युवराज भी आए थे। बीच में मिडिल ऑर्डर को पुख्ता करने के लिए काफी कोशिश जरूर की, लेकिन कारगर साबित नहीं हुई कोई भी कोशिश। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगा कि अभिषेक शर्मा जैसे जो यंगस्टर्स पिछले 3-4 साल से है,
या तो उनके ऊपर काम कम हुआ है या उन्होंने वैसा प्रोग्रेस दिखाया नहीं है फ्रेंचाइज को। लेकिन मेरे ख्याल से अब आगे चलते हुए जो अगले कुछ मैचेस हैं, मेरे ख्याल से ये दिस वुड बी द वे टू गो कि आप जो यंगस्टर्स हैं उनको देख लीजिए, उनको भी मौका दीजिए और देखें क्या कर सकते हैं। इस बीच राजस्थान रॉयल्स के बारे में बात करें तो एक चीज जो उनकी स्टैंड आउट रही है वो उनके जो लेफ्ट आर्म पेसर्स है उनका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। पिछले मैच में तो मुस्तफिजुर रहमान और चेतन सकारिया ने दिखाया, पूरे सीजन वो लगातार अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं। दोनों के नाम 9-9 विकेट है। जयदेव उनटकट को भी जब जब मौका मिला है वो भी 4 विकेट चटका चुके हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक और लेफ्ट हैंड पेसर नहीं, लेफ्ट आर्म गेंदबाज के बारे में बात करूंगा। पिछले मैच में वो शम्सी को लेकर गए थे, थोड़ा समझ भी आ रहा था, शायद कंडीशंस वैसी थी, धीमी पिच थी, फिर भी क्रिस मॉरिस जैसे राइट हैंड भले ही हो वो तेज गेंदबाज, वैसे गेंदबाज को बाहर बैठाना बड़ी कॉल थी। जी हाँ, वो एक तो हो ही जाता है क्योंकि जैसा आपने कहा कि परफॉर्मेंस उनका अच्छा रहा है आईपीएल में। साथ में आपने काफी पैसे देके उनको लिया है ऑक्शन में भी, तो वो भी दिमाग में रहता है क्योंकि आप किसी को अगर इतने वैल्यू में लेते हैं, इतना वैल्यू करते हैं, तो उसका मतलब आप चाहते हैं कि वो प्लेइंग 11 में खेले। लेकिन एक चीज जो पहले मैच में जो देखने को मिला इस सेकेंड लेग में, कि थोड़े से आउट ऑफ रिदम दिखे क्रिस मॉरिस। बॉलिंग के साथ, खैर बैटिंग में तो काफी पीछे आते हैं, नीचे बैटिंग करने आते हैं, लेकिन बॉल के साथ काफी आउट ऑफ रिदम लगे। तो वो शायद एक देखने वाली बात होगी क्योंकि अगर वो फॉर्म में है, अगर रिदम में है, फिर तो बहुत ही जरूरी खिलाड़ी हो जाते हैं। डेथ ओवर्स में डालते हैं, शुरू के ओवर्स में डालते हैं, बैट में भी ही कैन कंट्रीब्यूट। तो लेकिन फिर भी मैं शम्सी के साथ, मैंने पहले भी कहा था कि मैं शायद जाना इसलिए चाहूंगा टीम में 4 में से 1 ओवरसीज शम्सी को, क्योंकि एक तो लेग स्पिनर है, ऊपर से लेफ्ट आर्म है, तो उसका एक अलग फायदा मिलता है थोड़ा सा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, और अच्छे फॉर्म में है शम्सी। आई मीन इस वक्त T20s में 1 नंबर बॉलर है आईसीसी रैंकिंग में। तो फिर भी मैं शम्सी, चाहे वो शाम का ही गेम क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मैं शम्सी को खिलाना जरूर चाहूंगा। इस बीच अगर हम इन फॉर्म बल्लेबाजों के बारे में बात करें तो फॉर्म में लौटते नजर आ रहे हैं संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स के लिए, और हम उनके अबू धाबी में किस तरह के रिकॉर्ड है उस पर नजर डाल रहे हैं। पहली जो शुरुआती उनके अबू धाबी में परफॉर्मेंस थी, ज्यादातर मुकाबले 2020 में खेले गए थे, उसमें इतना दिखा था, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2020 वाला सीजन और अब पहला मैच 2021 में जो अबू धाबी में खेला, उन तीनों मैचेस में उन्होंने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की, अच्छा प्रदर्शन भी उन्होंने वहां पर दिखाया। क्या सीख ले सकते हैं, पहली बात तो ये राजस्थान के बाकी बल्लेबाज उनसे, खासतौर पर पिछले मैच को अगर हम ध्यान में रखें, जहां पर इतना आसान नहीं था बल्लेबाजी करना, गेंद बल्ले पे नहीं आ रही थी, फिर भी उन्होंने तरीके ढूंढे कैसे रन बनाए जाते हैं। बिल्कुल, और ये चीज एक जो अलग सा दिखा है संजू सैमसन में, वो है मैच्योरिटी, परिपक्वता जो है वो बड़ी है। ये हमने पूरे सीजन देखा है। अगर हम पहले लेग की भी बात करें जो इंडिया में हुआ, वहां पे भी कुछ ऐसे इनिंग्स खेले, अलग अलग तरीके के इनिंग्स खेले, और कहीं ना कहीं ये एक अच्छा साइन है संजू के लिए, राजस्थान के लिए, और आगे चल के जो भी फ्रेंचाइज हो या इंडिया में जब भी मौका मिले, क्योंकि आप चाहते हैं संजू जितने जो पोटेंशियल, जो टैलेंट है उनके पास, थोड़ा वक्त जरूर लगा है, लेकिन अब धीरे धीरे लग रहा है कि अब वो मच्योर भी हुए हैं, टैलेंट के साथ साथ अब परफॉर्मेंसेस भी दिख रहा है उनसे, और ये बहुत ही अच्छा साइन है। एक और चीज जो बौखलाने वाली थी पिछले मैच में राजस्थान ने की, वो एवन लुइस अच्छा प्रदर्शन किया पहले मैच में, उनको बाहर बैठा देते हैं, मिलर आते हैं, उसको सुधार कर लेना चाहिए। देखिए, एक इनिंग्स के बाद तो कहना मुश्किल है, लेकिन आप ये जरूर देखेंगे कि हालात कैसे हैं, क्योंकि लुइस पहले इनिंग्स के बाद देख के लग रहे थे कि ये तो अच्छे लय में, क्योंकि वाकई में अच्छे लय में है, सीपीएल के में बहुत रन बनाए उन्होंने, लेकिन शायद वो निगल के चलते नहीं खेल पाए थे, इंजरी के चलते पिछले मैच में। लेकिन अब देखने लायक बात यह है कि आप एक मैच के बाद क्या आप चेंज करेंगे, करना तो चाहिए। इवन लुइस अगर फिट है तो जरूर खिलाना चाहिए। और डेविड मिलर, एक चीज जो हमने देखा है, और खैर मेरा ये ऑब्जर्वेशन रहा है, कि जब भी पिच में थोड़ी सी घुमाव है, थोड़ी सी रुक के आती है, या स्पिनर्स का थोड़ा ज्यादा मदद है, को ज्यादा मदद मिलती है पिच से, तब थोड़े अलग दिखते हैं मिलर। मिलर जब पिच बैट पे बॉल आता है तब अलग दिखते हैं, और जब थोड़ी सी रुक के आती है तब अलग दिखते हैं। तो शायद वो उस हिसाब से उनको खिलाया जाए, कंडीशंस के हिसाब से, पिच के हिसाब से, तो शायद बेहतर होगा। लेकिन अगर इवन लुइस फिट है तो डेफिनेटली।
बहुत बहुत शुक्रिया दीप हमारे साथ चर्चा करने के लिए। उन्होंने बोला जैसे कंडीशंस पे ध्यान देना होगा तो देखना होगा कि दुबई की पिच कैसे खेलती है। वैसे जहां तक इस मैदान का सवाल है, इस सीजन में दोनों टीमें यानी कि हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स एक एक मुकाबला खेल चुकी हैं। हैदराबाद ने अपना वो मैच दुबई में हारा था, जबकि राजस्थान रॉयल्स ने वो मुकाबला जीत लिया था। आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट इन्फो T20 टाइम।